सबसे पहले वो डर पैदा करते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो डर का कारोबार करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। इसी डर के कारोबार से ही उनका बिज़नेस चलता है। और मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली जो हमारे पास CSS में इंग्लिश ऐसे और कंप्रीहेंशन का पेपर होता है। आपने ना अक्सर स्टूडेंट से सुना होता है, जितने आपके दोस्त हैं, कोई दोस्त करने लगता है CSS में होता है और आप उसे डिस्कस करते हैं कि यार बताएं सबसे मुश्किल क्या है, तो वो आपको यही बोलेगा कि यार इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इंग्लिश प्रेसी और कंप्रीहेंशन तो बेतहाशा ही मुश्किल है। अब इसकी रीज़न क्या होती है? हालांकि जो जो इंग्लिश है ये तो आप बेसिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। इट मीन्स आप नर्सरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होते हैं, लेकिन आपको वही मुश्किल लगने लगता है। इंग्लिश ऐसे और जो है प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन का पेपर होता है। अब इसकी कुछ वजूहात हैं। अब इसकी वजूहात ये होते हैं ये हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स किसी एकेडमी में जाते हैं प्रेपरेशन करने के लिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जी आपकी एक डेमो क्लास होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेमो क्लास रखी जाती है, उसमें टीचर साहिबान आते हैं और वो आके बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि इंग्लिश ऐसे का पेपर क्या होता है, कंप्रीहेंशन का पेपर क्या होता है। उसको देने के बाद वो आपको इन सारों की बेसिक्स बताते हैं और बेसिक बताने के बाद फिर वो आपको ये कहेंगे कि जी आप ऐसा करें कि जी आप एक इंट्रोडक्शन लिख लें, या आप ऐसा करें कि या आपसे इंट्रोडक्शन लिखवा लेंगे या आउटलाइन लिखवा लेंगे। जब आप आउटलाइन लिखेंगे तो सबमिट करवा देंगे, क्योंकि डेमो क्लासेस नॉर्मली 2 डेज़ होती हैं। तो अगले दिन दोबारा जब आप जाएंगे तो इतनी लाइंस नहीं होती हैं आपके पेज पे जितने उन्होंने रेड सर्कल लगाए होते हैं। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, 50 to 60 स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं उनको उन्होंने दिए होते हैं 2/10, 3/10 या 4/10 दिए होते हैं। अब ये इतने मार्क्स, कोई एक हार्डली एक या दो स्टूडेंट होगा जिसको उन्होंने 4 मार्क्स दिए होंगे, अदरवाइज 2-3 इट मीन्स कि उन्होंने आपको ये बता दिया होता है फर्स्ट क्लास में कि देखिए आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आपको ये क्लास लेनी पड़ेगी। तो आप तब से ही उन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं कि और आपको ख़ुद को भी ये लगने लगता है कि यार मेरी तो इंग्लिश बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं अच्छे से इंग्लिश को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो इंट्रोडक्शन नहीं आता है, मुझे तो आउटलाइन लिखनी नहीं आती है। तो आप एक फ़ोबिया में चले जाते हो, जिसे इंग्लिश फ़ोबिया कह लें, ऐसे फ़ोबिया कह लें, प्रेशर फ़ोबिया एक बन जाता है आपका। अब इसको टैकल कैसे किया जाए? अब ये देखें, कंपैरेटिवली एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप बेसिक से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब होता क्या है, ये जी आपको बताया जाएगा कि 98% लोग जो होते हैं वो तो इस पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, तो आप भी अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? फ़ेल हो जाएंगे। अब एक्चुअली ये एक गेम होती है और फिर आपको बताया जाता है कि जी हम जो हैं 30 स्टूडेंट्स को इनरोल करेंगे इस बैच में, तो जिसने करना है वो आ जाए ताकि हम इंडिविजुअली फ़ोकस कर सकें। अगले दिन जब आप क्लास में जाएंगे तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वहाँ पे 30 नहीं, वहाँ पे 80 स्टूडेंट्स बैठे होंगे और वहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा होगा। और 3 महीने आपको खाली इस चीज़ में ही चले जाते हैं, गुजर जाते हैं कि जी इंट्रोडक्शन मेरा ठीक हुआ नहीं हुआ, जी मैंने हेडिंग ठीक दी है, मैंने सब हेडिंग ठीक दी हैं, गलत दी हैं, इसी चक्करों में आप चले जाते हैं। जी जब उसकी बात ख़त्म होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एकेडमी वाला स्टूडेंट को इस लेवल तक लेके जाता है कि 8/10 दे दे। सॉरी, खांसी भी लगी हुई है। अच्छा, तो फिर यही होता है, फिर आपका वो ठीक होता है आउटलाइन आप करते करते, फिर आपके वो जो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जी वहाँ पे इतनी सारी कहानियाँ चलाई जाती हैं, ये करना है आपने, वो करना है, ठीक है। इंग्लिश के आप चक्करों में, ऐसे चक्करों में फंसते हैं ना, फिर जी बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। जब आप 3 मंथ्स का या 4 मंथ का बैच ख़त्म करके निकलते हैं तो लिटरली स्पीकिंग कि आपने एक ऐसे भी नहीं लिखा होता, नॉट इवन अ सिंगल वन, एक ऐसे भी आप वहाँ से लिख के नहीं आते हैं। फिर जब बैठते हैं फिर सोचते हैं यार 4 महीने तो हमने लगा दिए ऐसे, फिर भी हमें नहीं लिखना आ रहा। हम तो जो ही आउटलाइन लिखने के लिए बैठते हैं तो आउटलाइन नहीं लिख पाते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ पे आपने आउटलाइन इंट्रोडक्शन सीखा है, जबकि इंग्लिश ऐसे में हमें
वो कंटेंट जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, जो हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन हम कब अच्छा बना सकते हैं? इंट्रोडक्शन हम तब अच्छा बना सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज होगा। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं बना सकते। मैं एक बात बताता हूँ, आपका इंग्लिश का टीचर भी, इंग्लिश का ऐसे का टीचर भी इंग्लिश में फ़ेल हो सकता है, ऐसे में फ़ेल हो सकता है, बल्कि फॉर श्योर फ़ेल हो सकता है। सपोज़ एक ऐसे आ जाता है मिसाल के तौर पर जी, इम्पैक्ट्स ऑफ फॉरेन लोन्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। अब इस पे ऐसे लिखना है, अगर आपके अब इस इम्पैक्ट जो हैं इस पे फॉरेन लोन्स के, अब आपके टीचर को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान ने लोन कब लिए, IMF से कब लिया, वर्ल्ड बैंक से कब लिया, एशियन डेवलपमेंट से कब लिया, इस्लामिक डेवलपमेंट से कब लिया, किस पर्पज़ के लिए लिया, फिर उसको वहाँ पे उसने जिस पर्पज़ के लिए लिया उसके लिए यूटिलाइज़ किया भी नहीं किया, फिर उसके बेनिफिट्स, जो उसके जो फीडबैक क्या आया था, उसको आप इवेलुएट करेंगे। जब आपको के टीचर को बेसिक हिस्ट्री का नहीं पता, उन सारी चीज़ों का नहीं पता, तो अल्टीमेटली वो फेल हो जाएगा। अब इसकी रीज़न ये है कि क्या उसको इंग्लिश नहीं आती थी, या उसको जो ऐसे का जो टॉपिक था, जो कंटेंट था, उसके पास कंटेंट का नॉलेज नहीं था। अब उसके पास कंटेंट का नॉलेज नहीं था, उस टॉपिक का नॉलेज नहीं था, तो यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियरली पता चल जाती है कि देखें, इंग्लिश ऐसे इज़ नॉट द एग्ज़ाम ऑफ, जो है आपका इंग्लिश का तो है ही नहीं, ये तो आपकी इनर पर्सनैलिटी का है, ये आपके थाट्स का है, ये आपके विजन का है,